हेलो गाइस, फोर्सेस वाले चैप्टर में हम लोग जो एच.सी. वर्मा के क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, उसमें जो अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है। क्वेश्चन के अंदर दिया है अ बॉडी बिल्डर एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 150 न्यूटन अगेंस्ट अ बुल वर्कर एंड compresses it by 20 centimeter. Calculate the spring constant of the spring in the bull worker. तो गाइज ये सबसे पहले तो अपन एक कोई स्प्रिंग बना लेते हैं। सपोज करिए ये स्प्रिंग मैंने बना दी। ठीक है। अब इसको हम चाहें तो फैला भी सकते हैं, फोर्स लगा करके खींच सकते हैं, और हम चाहें तो इसको कंप्रेस भी कर सकते हैं, मतलब फोर्स लगा के वही कर सकते हैं। लेकिन एक बात पक्की है गाइस कि कितना हम उसको फैला पाएंगे या कितना उसको कंप्रेस कर पाएंगे वो फाइनली किस पे डिपेंड करेगा? फोर्स पे डिपेंड करेगा। सो ये जो फोर्स होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस लेंथ के जितना हम इसको कम या ज़्यादा करते हैं। और यदि मैं प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊं तो ये फोर्स इक्वल टू के टाइम्स ये मेरा लेंथ हो जाएगा, जितना हम इसको कंप्रेस करते हैं या एक्सपांड करते हैं। इज दैट क्लियर? और इस के को ही हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। तो मैं आपको क्वेश्चन तो बता ही रहा हूँ, साथ साथ ये थ्योरी भी आपकी क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर बात समझ आ रही है आपको? और यहाँ पर कैलकुलेट द स्प्रिंग कांस्टेंट यही तो पूछा है। इज दैट क्लियर? अब गाइस जब फार्मूला ही पता चल गया F इक्वल टू के एल, तो इसमें जो फोर्स हमने लगाया है 150 न्यूटन का लगाया है, के हमें फाइंड करना है, और कंप्रेस कितना किया हमने 20 सेंटीमीटर। तो भाई इसको मीटर में बदलने में कोई बुराई नहीं है। बुराई क्या, अरे भाई बदलना ही पड़ेगा ना हमको मीटर में। हाँ, क्योंकि हमारा फोर्स यदि हम न्यूटन में ले रहे हैं तो लेंथ हमें मीटर में लेनी पड़ेगी। 0 से 0 गया, 2 से कैंसिल होगा 5, और 5 इधर आके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये मेरा स्प्रिंग कांस्टेंट आ गया 750। राइट। अब इसका यूनिट क्या लिखूं मैं? स्प्रिंग कांस्टेंट के मेरा हो जाएगा F/L इसी फार्मूले से। तो F क्या है? न्यूटन, और लेंथ काय में है? मीटर में। तो ये हमारा न्यूटन पर मीटर ये हो जाएगा हमारा वैल्यू। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर K का वैल्यू आ गया 150 750, और ये हमारा जो यूनिट होगा इसका होगा न्यूटन पर मीटर। इज दैट क्लियर? तो ये इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर। दैट इज माय आंसर। आई होप मेरी बात समझ आई होगी। तो बहुत सिंपल और बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस पे बने रहिएगा। मैं ट्राई करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको बता पाऊँ और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से हो जाए। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, न किसी कोचिंग का सहारा लेना पड़ेगा। बस सिर्फ ये वीडियो देखते जाइए और आप प्रॉब्लम्स को समझते चले जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। तो इसके अंदर दिया क्या है कि अ सैटेलाइट इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम एन अर्थ स्टेशन। At what height above the Earth's surface will the force on the satellite due to the Earth be reduced to half its value at the Earth station? और रेडियस ऑफ अर्थ दिया है 6400 किलोमीटर। तो भाई ये मान लो अर्थ है और एक सैटेलाइट को हमने प्रोजेक्ट करा वर्टिकली ऊपर की तरफ फ्रॉम एन अर्थ स्टेशन। ठीक है, तो ये हमारा सैटेलाइट सपोज यहाँ है। एट व्हाट हाइट अबोव द अर्थ सरफेस, मान लीजिए ये जो हाइट है अर्थ सरफेस से, ये हाइट है मेरी h। इज दैट क्लियर? और उन्होंने बोला है कि जब ये अर्थ के ऊपर होगा तब का फोर्स अलग होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और जब ये यहाँ h हाइट पर होगा तब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग होगा। तो इसको F1 नाम दे देते हैं और इसको F2 नाम दे देते हैं।
और व्हाट दे आर आस्किंग, वो ये पूछ रहे हैं कितने हाइट पर जो फोर्स है वो कितना हो जाएगा, हाफ इट्स वैल्यू एट द अर्थ स्टेशन। ठीक है, तो फोर्स एट अर्थ को F1 नाम दे देता हूँ, यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं अर्थ, और वो मेरा फोर्स हो जाएगा कैपिटल G, अर्थ का मास, उस बॉडी का मास यानी कि सैटेलाइट का मास, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, जैसा कि हमारा फार्मूला है। ये मेरा हो गया F1, और मेरा जो F2 हो जाएगा एट हाइट, मतलब उस हाइट पर फोर्स कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा मेरा कैपिटल G, कैपिटल M, स्मॉल m डिवाइडेड बाय, पहले तो हमने लिया था ये, क्योंकि ये यहाँ था ऑब्जेक्ट, तो रेडियस जितना दूर था सेंटर से अर्थ के, लेकिन अब ये कितना हो जाएगा, r की जगह r प्लस h का होल स्क्वायर। आई होप मेरी बात समझ आई होगी आपको। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा r प्लस एच का होल स्क्वायर। तो आपको क्वेश्चन में ये दिया है कि जो F2 है, मतलब इस जगह जो फोर्स है वो इसका आधा है, F2 इक्वल टू हाफ ऑफ F1। तो F2 की जगह लिखो कैपिटल G, कैपिटल M, स्मॉल m डिवाइडेड बाय r प्लस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू हाफ ऑफ F1 की जगह लिखेंगे कैपिटल G, कैपिटल M, स्मॉल m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। जी एम एम कैंसल हो गया। अब जो बचा है बस उसको ही सॉल्व करना है हमको। तो ये हमारा आ जाएगा r प्लस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर, दोनों तरफ का अंडर रूट ले लूँ तो r प्लस एच इक्वल टू कैपिटल R रूट 2, तो h इक्वल टू हो जाएगा r रूट 2 माइनस r कॉमन ले लूँ तो रूट 2 माइनस 1। तो ये मेरी हाइट आ जाएगी, r मतलब क्या, रेडियस ऑफ अर्थ, और रेडियस ऑफ अर्थ क्वेश्चन में दिया 6400 किलोमीटर, तो 6400 किलोमीटर मीटर में चाहिएगी हमको, है ना। तो 6400 इंटू 10⁻³ कर लेता हूँ, इंटू, और रूट 2 माइनस 1 को 0.414 लिख सकता हूँ, क्योंकि रूट 2 का वैल्यू होता है 1.414, है ना। कुछ चीज़ें याद रखें तो कैलकुलेटर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो ये पूरे को हम सिंप्लीफाई करेंगे, 6400 इंटू 10⁻³ इंटू 0.414, तो ये हमारा आ जाएगा 2649600। तो ये आ रहा है हमारा 2649600। ये पूरा मल्टीप्लाई करने पर इतना आ रहा है। आई होप मेरी बात समझ आई होगी। और ये जो मेरा वैल्यू आ रहा है मीटर के अंदर आ रहा है, तो मुझे किलोमीटर में यदि आंसर चाहिए तो इसको 1000 से डिवाइड करूँगा, तो ये 2649.6 किलोमीटर, 2649.6 किलोमीटर, या राउंड फिगर में ले लें तो 2650 किलोमीटर। दैट इज़ माई आंसर। तो जैसा ऑप्शन में आंसर दिया हो एग्ज़ाम में आपको वैसा करना है। तो मैं समझता हूँ मैंने बहुत इजीली और बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझाया है। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। Two charged particles placed at a separation of 20 centimeter exert 20 Newton of Coulomb force on each other. What will be the force of the separation? Force of the, if the separation is, ये off के बजाय if होना चाहिए था, if the separation is increased to 25 सेंटीमीटर, मतलब यदि सेपरेशन को हम बढ़ा करके 25 सेंटीमीटर कर देते हैं तो फोर्स कितना हो जाएगा। ठीक है, तो दो चार्ज्ड पार्टिकल हैं जिनका सेपरेशन अभी है 20 सेंटीमीटर, और अभी वो फोर्स कितना एक्सर्ट कर रहे हैं, 20 न्यूटन। तो जैसा कि हम फार्मूला जानते हैं, हम F इक्वल टू कूलम्ब फोर्स, मतलब ये वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहे हैं, तो F E जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला होता है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ठीक है, तो ये दे रखा है हमको फोर्स कितना दे रखा है, 20 न्यूटन, तो यहाँ 20 लिख देता हूँ। K
ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, तो रहने दो। Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R का मतलब कितना सेपरेशन है, 20 सेंटीमीटर है, तो 0.2 मीटर बोल देता हूँ मैं, और इस पे क्या लगेगा, स्क्वायर। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1। अब उन्होंने बोला है कि फोर्स ऑफ सेपरेशन कितना होगा जब हम इसको इंक्रीज करके 25 कर दें, यानी कि फोर्स हमें फाइंड करना है। K वही है, Q1 वही है, Q2 वही है, और 25 सेंटीमीटर का मतलब 0.25 मीटर का स्क्वायर। ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। आई होप मेरी बात समझ आई होगी। तो यदि मैं इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो मुझे मिलेगा 20/F इक्वल टू, ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, ये पलट के ऊपर जाएगा, सो 0.25 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.2 का स्क्वायर। सो ये मेरा फाइनली सॉल्व करने पर F का वैल्यू आ जाएगा। इससे F इक्वल टू मेरा बनेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 इंटू 0.2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.25 का होल स्क्वायर। सो इसको सिंप्लीफाई करने पर हमको F का वैल्यू मिलेगा 12.8 न्यूटन। न्यूटन ही बोलेंगे, नियरली 13 न्यूटन बोल सकते हैं। ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है, ऑप्शन में 12.8 दिया है या 13 दिया है, सो अकॉर्डिंगली हमको काम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये हो गया मेरा 9। द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। कैलकुलेट द वेट ऑफ द मून फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन दिया है, मास ऑफ मून दिया है, मास ऑफ अर्थ दिया है, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून दिया है, सभी कुछ तो दिया है। तो हमें फाइंड ही क्या करना है, फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो कैलकुलेट द वेट ऑफ द मून, तो हमें चाहिए वेट ऑफ द मून, यानी कि मून पे कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। तो ये हमारा फोर्स का फार्मूला हो जाएगा कैपिटल G, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ मून डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। आई होप बात समझ आई होगी। तो डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून ये दे रखा है आपको, तो F इक्वल टू कैपिटल G 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 24, ये हमारा अर्थ का मास हो गया, इंटू 7.36 इंटू 10 टू द पावर 22, ये आपको मून का मास दे रखा है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस इनके बीच का दे रखा है 3.8 इंटू 10 टू द पावर 5, ये किलोमीटर है, तो इंटू 10 टू द पावर 3 में और कर देता हूँ तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा और ये मेरा स्क्वायर हो जाएगा। तो अब मेरा जो F हो जाएगा वो एक तो 6.67 लिख लो, इंटू 6 लिख लो, ये वाला है ना, पहले नंबर ये ले लो, 10 की पावर बाद में इकट्ठा ले लेंगे, इंटू 7.36 ले लो, डिवाइडेड बाय 3.8 का स्क्वायर ले लो, इंटू 10 की पावर -11, कौन सा वाला, ये वाला, ये 24 है तो ये प्लस हो जाएगा, ये 22 है तो ये फिर प्लस हो जाएगा, और ये 5 और 3 8 का स्क्वायर 16 ऊपर जाएगा तो फिर माइनस हो जाएगा। तो फाइनली ये हमको मिलेगा 20.39 सिंप्लीफाई करने पे, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर, सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, पहले अपन ये ले लेते हैं 24 और 22, ये दोनों प्लस के हैं, 46 हो गए, और माइनस के 16 और 11 27, 19 बचा, तो ये मतलब 10 की पावर +19 यहाँ पर आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं F इक्वल टू 2.039 इंटू 10 टू द पावर 20, या सिंपली अपन 2 इंटू 10 टू द पावर 20 भी लिख देंगे तो चलेगा, न्यूटन अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि पॉइंट के बाद 039 है, इट्स वेरी निग्लिजिबल क्वांटिटी। तो यह तो डिपेंड करता है कि आपका आंसर क्या दिया है, उसके अकॉर्डिंग हम अपना काम कर सकते हैं।
आई होप बात समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 10, इसके अंदर दिया है फाइंड द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू प्रोटॉन्स। ओके, तो दो प्रोटॉन के बीच में रेशियो निकालना है इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का। ठीक है भाई, तो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स Fe, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स यानी वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसका फार्मूला होता है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ठीक इसी तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला हो जाएगा कैपिटल G M1 M2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। और अब मेरे को रेशियो निकालना है, सो F ऑफ E अपॉन F ऑफ G इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, और डिवाइड यानी कि इंटू होकर के ये ऊपर चला जाएगा R स्क्वायर कैपिटल G M1 M2, R स्क्वायर कैंसिल, तो ये बनेगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय कैपिटल G M1 M2। तो ये मेरा K का वैल्यू तो होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। आई होप ये याद होगा आपको। ठीक है, सो ये K का वैल्यू हो गया। और चार्ज लेना है हमको प्रोटॉन का, प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, तो प्रोटॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, और दोनों सेम है प्रोटॉन है, तो यहाँ पर स्क्वायर कर देता हूँ। सेम चीज़ है, Q1 भी वही है Q2 भी वही है। कैपिटल G का वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू M1 M2 यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन लेना है, सो दैट इज़ 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27, और दोनों प्रोटॉन के ही मास है, तो यहाँ पे फिर से स्क्वायर लग जाएगा। सो द ओनली थिंग इज यू नीड टू सिंप्लीफाई, बस इसको अच्छे से सिंप्लीफाई करना है, जल्दबाजी नहीं करना है। सो F ऑफ E अपॉन F ऑफ Fe अपॉन Fg, तो एक तो काम करो 9 को ले लो, ये 9 आ गया। 1.6 का स्क्वायर है, तो ये तो डायरेक्ट 2.56 ले लो डिवाइड बाय 10 की पावर इकट्ठा ले लेंगे बाद में 6.67, एग्जाम में भी ऐसे ही किया करो, इनटू 1.67 का स्क्वायर, तो 6.67 इंटू 1.67 का स्क्वायर, तो 1.67 का होल स्क्वायर इंटू 10 की पावर लेना है अब हमको। तो 10 की पावर देखो, एक तो ये 9 है, कौन सा वाला, ये वाला, और ये -38 हो जाएगा। आई होप बात समझ आई होगी। और ये 11 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, -11 है नीचे, पावर ये है ना, और ये 27 का डबल 54, -54 ऊपर आएगा तो प्लस का 54 हो जाएगा। यहाँ भी लिख दूँ आगे तो चलेगा, क्या फ़र्क पड़ेगा, है ना। तो 54 और 9 63, 63 और 11 74 में से गया 38, 74 में से गया 38, 74 माइनस 38 मेरे को मिलेगा 74 माइनस 38 का आंसर आया मेरा 36। तो ये मेरा 10 टू द पावर 36 आ जाएगा। और ये मैं सॉल्व करता हूँ, ये जो कुछ बचा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है, ये पूरा कंप्लीट, तो ये मेरे को मिलता है 1.24। 1.24 इंटू 10 टू द पावर 36 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। आई होप मेरी बात समझ आई होगी। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। The average separation between the proton and the electron in a hydrogen atom in ground state is 5.3 into 10 to the power -11 meter. Calculate the Coulomb force between them at this separation. ठीक है, चलो अब अपन पहले केवल एक इस पे ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं, इस ए वाले पार्ट पे, इतना तो करें। अब एवरेज सेपरेशन बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है भाई, तो एक तो है प्रोटॉन, एक है इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस दे रखा 5.3 इंटू 10 टू द पावर -11 मीटर में ही दे रखा है, तो कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब कैलकुलेट द कूलम फोर्स, कूलम फोर्स बिटवीन देम मतलब वही आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमको निकालना है। तो कूलम फोर्स निकालने के लिए हम फार्मूला क्या लेंगे, F इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर।
तो ये हमारा हो जाएगा 9 इंटू 10⁹ इंटू, अब दोनों के ऊपर चार्ज तो सेम होता है ना, एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जहाँ तक हम चार्ज की बात करेंगे तो दोनों पे चार्ज सेम होगा और वो होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और दोनों सेम है तो स्क्वायर कर देता हूँ इसके ऊपर, है ना। हाँ, अब प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एक और क्या बोला इन्होंने, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो एक पॉजिटिव चार्ज्ड है और एक नेगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल है, लेकिन चार्ज तो दोनों पे सेम होगा, तो ये मैग्नीट्यूड उसका सेम रहेगा। तो पॉजिटिव चाहे नेगेटिव हो तो स्क्वायर हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो, है ना। और अपोजिट नेचर के चार्जेस है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके अंदर होगा। सो आई होप ये बात समझ आई होगी। इसके बाद जो डिस्टेंस है वो लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा मेरा 5.3 इंटू 10⁻⁻11 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको अब इसको बार बार मैं सिंप्लीफाई करके बताऊं, इससे अच्छा आपको मैं लिख देता हूं यहाँ पर, तो आप इसे चेक कर लेना। 8.2 इंटू 10⁻⁻8, ये इसको पूरा सिंप्लीफाई करने पर आता है। तो ये मेरा एक पार्ट का आंसर हो गया, पहले वाले पार्ट का। दूसरे में पूछा व्हेन द एटम गोज इनटू इट्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट the average separation between the proton and electron increases to 4 times its value in the ground state. Okay, what is the Coulomb force in this state? अब क्या हो रहा है कि इन्होंने बोला है कि ये जो एटम है ये goes into first excited state, तो ये इसका जो सेपरेशन है वो उन्होंने बताया है कि 4 टाइम्स हो गया, बस हमें इस पे कॉन्सेंट्रेट करना है ना। 4 टाइम्स इट्स वैल्यू इन द ग्राउंड स्टेट, तो ग्राउंड स्टेट से वो उस एक्साइटेड स्टेट में जाने पर 4 गुना मतलब उसका वो हो जाएगा डिस्टेंस सेपरेशन। आई होप मेरी बात समझ आ रही होगी। तो अब कूलम फोर्स कितना होगा, तो ये तो मेरा पहले पार्ट का आंसर था। अब दूसरे वाले पार्ट में क्या होगा, क्या चेंज आएगा मैं आपको बताता हूँ। के वही रहेगा, Q1 वही रहेगा, Q2 वही रहेगा, केवल जो ये डिस्टेंस है सेपरेशन का वो जितना पहले था उससे 4 गुना हो गया। तो ये 4R कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरा K आएगा, Q1 आएगा, Q2 आएगा, डिवाइडेड बाय 16 R स्क्वायर आएगा। तो ये मेरा इतना इतना पार्ट तो पहले ही था जिसका आंसर मैं निकाल चुका था, और वो मेरा ये ऑलरेडी है मेरे पास। तो बस मेरा आंसर आ गया 1/16 इंटू 8.2 इंटू 10⁻⁻8। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 0.51 इंटू 10⁻⁻8, या इसी को लिख सकते हैं 5.110 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 10 से यहाँ डिवाइड करूँगा तो 10⁻⁻9 आ जाएगा न्यूटन। दैट इज़ माई आंसर। सो आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। इसके बाद आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 12, जो कि इस चैप्टर का H.C. वर्मा का लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। अच्छे से समझ लीजिए। The geostationary orbit of the Earth is at a distance of about 36,000 km from the Earth's surface. Find the weight of a 120 kg equipment placed in a geostationary satellite. The radius of the Earth is 6,400 km. ठीक है, पहले डायग्राम बना करके इस चीज़ को समझ लेते हैं। जैसे ये मेरा अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर है, और ये 6,400 किलोमीटर इसका रेडियस दे रखा है ना। अब एक ऑर्बिट है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ द अर्थ, जो कि 36,000 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो भाई ये इसकी रेडियस से भी ज़्यादा मतलब है ना, 6,400 है और ये 36,000 किलोमीटर है। ये यहाँ मान लो इसको 120 kg, तो ये आपका डिस्टेंस h हो गया 36,000 किलोमीटर। ये हमारा है 6,400 किलोमीटर। आई होप मेरी बात समझ आ रही होगी, ठीक है ना। तो आपको इस इक्विपमेंट जो 120 kg का है उसका वेट निकालना है। वेट क्या होगा, नथिंग बट जितना ये ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वही तो वेट होगा। तो मेरे को वेट निकालने के लिए फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन मेरे को निकालना पड़ेगा, जिसका फार्मूला कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R स्क्वायर। तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक लगा करके मतलब बन ही गया है। तो कैपिटल G का वैल्यू 6.67,
इंटू 10⁻⁻11 इंटू अर्थ का मास। अर्थ का मास लेना है हमको, तो वो हो जाएगा 5.99 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। ये सब चीज़ें याद तो करके जान ही सकते, ये सब क्वेश्चन में आपको अवेलेबल रहना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इन्होंने मास ऑफ अर्थ कहीं दिया नहीं है तो हमें तो लेना ही पड़ेगा ना इसको। और इंटू 120 इसका वेट हो गया इस ऑब्जेक्ट का। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, यानी यहाँ सेंटर से डिस्टेंस लूँगा तो ये हो जाएगा मेरा 6400 तो ये, और 36,000 ये, तो 36,000 किलोमीटर। और ये है 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। तो इनको जोड़ लें अपन, 12 के 2, 42,400 क्या किलोमीटर। लेकिन हमें चाहिए मीटर में, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो ऐसा करके अब इस पे स्क्वायर लगेगा। सो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक तो आएगा 6.67 इंटू 5.99 को पास में ले लो, इंटू 120 को भी पास में ले लो, डिवाइडेड बाय 424 का स्क्वायर, ये भी यहाँ लिख दो। अब 10 की पावर कितने आएंगे जरा देख लेते हैं हिसाब करके। -11 आएगा, ये 24 प्लस होएगा, ठीक है। और ये कितनी जीरो है, 2 और 2 4 और 1 5, तो 10 की पावर 5 है और इस पे स्क्वायर लगा है, तो 10 की पावर 10 हो जाएगी। तो ये 10 और इसमें से माइनस होने वाला है। आई होप मेरी बात समझ आई होगी। तो ये आपका हो जाएगा 10 की पावर 10 और 11 21, 21 और ये 24, तो ये 10 की पावर 3 बच रहा है, ठीक है। क्लियर है? आई होप मेरी बात समझ आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसके अंदर। ये किलोमीटर में था आपका, ये किलोमीटर में आ गया था 42,400, और मीटर में कन्वर्ट करा तो 3 जीरो यहाँ पर और आ गए, और स्क्वायर फार्मूले के अंदर ही लगा है तो यहाँ पे लग जाएगा। तो 424 पे स्क्वायर लगेगा, और 2 2 4 5 जीरो है, तो 10 की पावर 5 का स्क्वायर यानी 10 की पावर 10 पलट के ऊपर जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा मेरा 10 की पावर कितना आ जाएगा, 24, 11 और 10 21, तो 10 की पावर 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, फाइनली मुझे मिलेगा 26.66 न्यूटन, अप्रोक्सीमेटली 27 न्यूटन आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन में सॉल्व करने वाला पार्ट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग, उसका समझ हमको हो जाए और उसके बाद हम उसको सॉल्व कर पाएँ। तो आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। तो ये इस चैप्टर के मैंने सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए हैं, बहुत अच्छे से आप तैयार करिए। आपको करना भी कुछ नहीं है, आपको सिर्फ केवल ये चैनल पे पूरा अच्छे से समझना है और एग्ज़ाम में डायरेक्ट अपीयर होना है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करते रहिएगा। सो दैट वर्क्स। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।